अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ डॉक्टर अहमद हमीद मिर्ज़ा मौजूद हैं। डॉक्टर अहमद ने बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से 1995 में फार्मास्यूटिकल साइंसेस में एमफिल किया। उसके बाद इन्होंने क्लिनिकल फार्मेसी में यूके की यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी मुकम्मल की। डॉक्टर साहब का एक लंबा तजुर्बा है फार्मेसी के हवाले से काम करने का पाकिस्तान में भी, और ख़ास तौर पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल जो हैं वो सऊदी अरब में मुख्तलिफ अदारों में काम करते हुए गुजारे। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका फार्मेसी के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, लोगों की तरजीहात के हवाले से, फार्मेसी एज ए प्रोफेशन, इस हवाले से उनके कैसे तजुर्बात रहे और वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितने भी उनके जो मामला थे उसमें ये कामयाब फार्मासिस्ट की हैसियत से सामने आए, और उसके पीछे क्या क्या वजूहात और क्या क्या डिटर्मिनेंट मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में, हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब आप अपने बारे में पहले खुद कुछ बताइए कि आपने किस तरह अपने सफ़र का आगाज़ किया और फार्मेसी को आपने चूज़ किया, और उसके बाद आपने इसको अपनी जो जॉब है उसको बाहर दूसरे ममालिक में काम किया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या क्या हैं और किस तरह आपने इसको आगे चलाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सईद, आपने इंट्रोडक्शन तो करवा ही दी है। बस ये कि मेरा एक पैशन था बचपन से कि मैं बड़ा होकर कोई साइंटिस्ट बनूंगा। मोर देन हाफ ऑफ माय फैमिली बिलोंग टू डॉक्टर प्रोफेशन, और घर में डॉक्टर बहुत ज़्यादा थे, तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो अल्लाह ने मौका दिया और ज़किया यूनिवर्सिटी में मैंने बी फार्मेसी स्टार्ट की 88 में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क वेरी वेल, और मैंने बहुत दिल के साथ और पैशन के साथ उसको स्टडी किया। उसके बाद फिर मैं नेवी में सिलेक्ट हो गया था, नेवी के हॉस्पिटल पीएनएस शिफा हॉस्पिटल कराची, वहाँ सर्व करता रहा। इतने मुझे चांस मिला सऊदीया जाने का, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने मुझे अप्रोच किया था, तो आई ज्वाइन देयर एज ए डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ द फार्मेसी। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी बेसिक जो एजुकेशन है ख़ासतौर पे ज़किया यूनिवर्सिटी की, इट हेल्प मी अ लॉट। द रीज़न ये था कि इट वाज न्यू, और इवन के कुछ बुक्स भी यहाँ पे लेटेस्ट अवेलेबल नहीं थी, हमें जाके तो लाहौर से अपने कोलीग जो दूसरे क्लास वालों से उनसे लेने पड़ते थे। वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट। इट वाज बेस्ड ऑन ग्रुप स्टडीज, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से इतना अच्छा कंसेप्ट था कि जब मैं सऊदीया गया तो वहाँ उसी कंसेप्ट की और नॉलेज की बेस पे मैंने अपनी स्किल डेवलप की। मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि जॉब में नॉलेज चलती है ओनली 20 to 30%। एंड वहाँ पर फिर ये कि कुछ चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम देखी। वहाँ पे मैंने देखा जनाब हॉस्पिटल में के यूनिट ट्रॉलीज हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने देखा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन असेस मोस्ट ऑफ द रिसर्च आर्टिकल्स एंड पब्लिकेशन टू अपडेट योर नॉलेज। फिर वहाँ पे जो हमारी बुक थी मार्टिनडेल वगैरह, वो हमें उन्होंने प्रोवाइड की, और वो भी लेटेस्ट एडिशन। फिर ड्रग इंफॉर्मेशन हैंड बुक थी, तो वहाँ मुझे फिर पढ़ने का भी मौका मिला, और साथ ही हमने फार्माकोथेरेपी और क्लिनिकल जो राउंड थे वहाँ स्टार्ट किए आईसीयू में। डॉक्टर साहब हम आजकल ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फार्मेसी एज अ प्रोफेशन, एज अ डिसिप्लिन बहुत प्रमोट हो रहा है, और लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो फार्मेसी को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करें। इसकी क्या वजूहात हैं? तो द रीज़न इज कि अगर आप नोट करें, डॉक्टर ने अपना काम कर लिया है, डायग्नोसिस कर ली, और जो बाकी रेडियोलॉजिस्ट हैं, लैब वाले हैं, उन सब ने, आपने अब डायग्नोसिस पे आप रीच कर गए। अब डायग्नोसिस आगे काम फार्मासिस्ट का स्टार्ट होता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट अमंग द कंसल्टेंट ऑफ द डॉक्टर, दे डिसाइडेड द प्रॉपर थेरेपी फॉर द पेशेंट। तो उसमें फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की एज इतनी है, और रेनल इम्पेयरमेंट, लीवर कंडीशन सारी देखकर प्रॉपर ड्रग जो है वो, और द बेस्ट वन ड्रग वी चूज फॉर दैट डिजीज, और उसका डोज कितना होगा, और उसका पूरा रेजिमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद जब आप फार्मेसी में जाते हैं तो फार्मासिस्ट शुड डिस्पेंस, बिकॉज दे विल काउंसिल यू।
वो आपसे डिस्कस करेगा आपके कोई और कॉम्प्लिकेशन हैं, कोई और मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, हर्बल या नॉन हर्बल, ओटीसी या व्हाटएवर। उसके बाद वो आपको काउंसल करेंगे कि आपने दवाई कैसे यूज करनी है, कितना अरसा खानी है, इसके क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं, और उसके अलावा वो पेशेंट को ये भी बताएगा कि आपने डैश डाइट वगैरह और दूसरी चीज़ों पे कंट्रोल करना है और आपने अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि pharmacist basically is the last one who touch the patient, so sometimes they found some mistake or prescription error also in the prescription written by the doctor. डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई रेगुलेशंस कागजों में सारे मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्विकरी है या जैसे ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन होती है और मुस्तनद डॉक्टर्स जो हैं वो इस पे नहीं करते अपना मतलब एक प्रैक्टिस नहीं करते, दूसरे लोग जो होते हैं वो मुस्तनद नहीं होते और वो करते हैं। तो इस हवाले से अगरचे बहुत सारा काम पहले हो भी रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि ये शायद ऐसा प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। Sir, actually it's an old story. It will take time to heal. और ड्रैप हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी एक अथॉरिटी है पाकिस्तान की, दे आर वर्किंग अलॉट ऑन दैट वन। और ओटीसी की जो लिस्ट है ऑलरेडी पीपल आर हैविंग। द ओनली थिंग नाउ वी आर वर्किंग ऑन एंटीबायोटिक स्ट्रिक्टनेस और इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग को रोका जा सके, क्योंकि a lot of people are resistant to most of the antibiotics and misuse of drug is too much. आप डॉक्टर साहब, ये जो राइजिंग हमारे फार्मासिस्ट हैं उनके लिए क्या आपके ज़हन में करियर के हवाले से, पाकिस्तान में तो एम्प्लॉयबिलिटी का भी इशू है और बड़ा मुश्किल है इतने फार्मासिस्ट जो हैं उनको, तो क्या सोल्यूशन है इस मसले का कि ये अपने बिजनेसेस शुरू करें या ये बाहर दुनिया में किसी दूसरे ममालिक में जाएं? आप इसको, आपका तजुर्बा भी है, आप बताइए इसको कैसे देखते हैं आप? सर, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि आई एम सॉरी टू से कि हमारा जो करिकुलम है इस वक्त इट नीड टू बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंग टू द अपडेट रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। बिकॉज मैं अब आपको बताता हूँ कि फार्मेसी अभी तक, जब मैं गया था 4 साल की थी, जब मैं सऊदीया गया तो वहाँ पे 5 साल की फार्मेसी थी। तो जो हमारे फार्मासिस्ट जहाँ से जाते थे वहाँ पे एज असिस्टेंट फार्मासिस्ट काम करते थे। अब फार्मासिस्ट वहाँ पे 6 ईयर्स की हो गई है, 5 ईयर जो है वो फार्मडी है, 1 ईयर हाउस जॉब है जिसको इंटर्नशिप भी कहते हैं। तो पाकिस्तान में ये इशू है कि 5 ईयर की फार्मडी तो करा रहे हैं, इंटर्नशिप के लिए अभी तक कोई इनिशिएटिव या इसमें स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी जो जाते हैं उनको एज ए फार्मासिस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। इफ यू वांट टू कोप विद द डिमांड ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, आई थिंक इट्स बेटर दैट we should go toward either, and even there is some debate about the new university with the new curriculum and who will be going to meet the challenges of the world. So this is one of the reasons. Otherwise, there is too much potential for our pharmacists to work abroad, to work in Pakistan. In Pakistan, unfortunately, they got job, but they are not working seriously. That's all. So आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू से यकीनन आपको फार्मेसी के हवाले से नई इंफॉर्मेशन भी मिली होगी और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए आप, इंशाल्लाह अगले एपिसोड के साथ आपके पास दोबारा आएंगे। शुक्रिया।